नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। रिपब्लिक इंडिया में आज मैं एक ऐसा विषय चुनना चाहता हूं जो कि आपको आश्चर्य होगा कि स्वामी जी इस विषय पे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा विशेषज्ञता का विषय नहीं है। ये ऐसा विषय है जो आपको लगेगा कि स्वामी साहब आप तो फाइनेंस के प्रोफेसर हैं, आप तो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोफेसर हैं, ये ऐसा विषय आपने क्यों चुन लिया। लेकिन चुन रहा हूं, उसका कारण है, मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा। देखिए, मेरा विषय आज जो मैंने चुना है वो ये है कि कैसे 100 साल तक जिंदा रहा जाए। अब आप कहेंगे स्वामी साहब, ना तो आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ना आप डॉक्टर हैं, ना आप खान पान के विशेषज्ञ हैं, ना आप योगाचार्य हैं, तो आप ये कैसे बता रहे हैं और कैसे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 100 साल तक जिंदा कैसे रहा जाए। और अभी तो आप 72 साल के हैं, आपको क्या पता कि आप 100 साल तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो पहले मैं बता दूं, देखिए मेरी कोई गारंटी नहीं 100 साल तक जिंदा रहूं, क्योंकि मैंने वो सब कुछ कर लिया है, गलती से कर लिया है, जो कि 100 साल तक जिंदा रहने के लिए आदमी को नहीं करना चाहिए। जैसे पिछले 3-4 साल से जब से YouTube आया है और ये OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तब से तो मैंने गोदी मीडिया देखना बंद कर दिया है, टेलीविजन देखना बंद कर दिया है। अब मैं केवल वो OTT प्लेटफॉर्म्स देखता हूं, वो YouTube चैनल देखता हूं जहां मुझे सच्चाई दिखती है। अगर कभी गलती से ऐसा हुआ कि मुझे गोदी मीडिया देखना पड़ा मजबूरी में, कहीं बैठा हूं और वो चल रहा है, तो उससे मेरे दिमाग में विरोधाभास पैदा होता है और मुझे लगता है कि बड़ी उम्र के लिए, लंबी उम्र के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपके मस्तिष्क में शांति हो और विरोधाभास ना हो। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो गोदी मीडिया है वो आपको सच्चाई नहीं दिखाता, वो केवल आपको झूठ परोसता है और झूठ के माध्यम से आपको भ्रमित करता है। तो आपको लगता है कि भाई जो चीज मैं महसूस कर रहा हूं, जो मेरा परिवार महसूस कर रहा है, और गोदी मीडिया बता रहा है कि वो चीज सच नहीं है, वो सच है जो मैं महसूस नहीं कर रहा। क्योंकि मैं भी तो हिंदुस्तानी हूं, मैं भी तो भारतीय हूं, ये मैं बाकी सब भारतीयों के बारे में बात कर रहा हूं। जब भारतीय सुनता है कि हम 5वीं विश्व की अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तीसरी बनने वाले हैं, हमारी आर्थिक विकास दर जो है वो सबसे तेज बढ़ रही है और हमारे देश के अंदर अब कोई समस्याएं नहीं रह गई हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, तो समाज के अलग अलग यही सोचते हैं। किसान सोचता है भाई MSP हमें दे नहीं रहे, हमारी इनपुट कॉस्ट जो है बढ़ती चली जा रही है, हर चीज पे, एग्रीकल्चरल इनपुट्स पे, इनपुट चीजों पे आप जो है GST लगा रहे हो, बाद में कम दाम पर बड़े बड़े धन्ना सेठ और पूंजीपति हमसे अनाज खरीद लेते हैं और डबल दाम पे कंज्यूमर को बेच देते हैं। कंज्यूमर कहता है कि भाई महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, तेल के दाम, खाने के दाम, फल के दाम, सब्जी के दाम, और आमदनी बढ़ नहीं रही। लेकिन सरकार और ये गोदी मीडिया ये प्रचालित करता है कि देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब उससे विरोधाभास पैदा होता है, जिससे आपकी उम्र कम होती है। तो पहला तो मैं निवेदन आप लोगों से ये करना चाहता हूं कि देखिए ये जो विरोधाभास होता है मस्तिष्क के अंदर, ये आपकी लंबी उम्र में बाधक होता है। क्योंकि मैंने भी गोदी मीडिया बहुत सालों तक देखा, जब ये OTT प्लेटफॉर्म और YouTube चैनल्स का विकल्प नहीं था, तो इसलिए अब भगवान की वो है, अब मैंने 2-3 साल से अपने मन को और दिमाग को थोड़ा शुद्ध किया है, तो हो सकता है 72 साल की उम्र हो गई है, अब कब तक चलेगी वो परमेश्वर जाने। अब देखिए कैसे ये झूठ बोलते हैं, कैसे ये झूठ परोसते हैं। जो एक आरोप हम लोग हमेशा से लगाते रहे और ये अब इसकी पुष्टि हो रही है, सोशल मीडिया में खबर चल रही है और इसकी
किसी ने इसका विरोध भी नहीं किया है। भाई आज से जब देश आजाद हुआ और उसके बाद से भी 40-50 साल टाटा थे, बिरला थे, गोयनका थे और राजस्थानी मारवाड़ीज हुआ करते थे, सिंधी हुआ करते थे और तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ, साउथ के अंदर बहुत ज्यादा हुआ, तो हर स्टेट का डेवलपमेंट करीब करीब ओवरऑल होता था। लेकिन अब यह पता चल रहा है कि अगर जैसे एक आंकड़ा मिला है कि टोटल एक 189 जो सबसे अमीर लोग हैं उनमें से 162 लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में जो गुजरात के हैं। तो इसका मतलब यह है कि क्या हम लोग ये सच कह रहे थे कि आज देश की सारी संपदा जो है वो गुजरात के अंदर समेटती जा रही है? अच्छा, गोदी मीडिया ये बात दिखाएगा नहीं आपको, गोदी मीडिया इसकी पुष्टि भी नहीं करेगा, वो आपको कहीं और बहका के ले जाएगा। तो जब आप देखेंगे कि भाई एक स्टेट के अंदर सारी इकोनॉमिक पावर आ रही है, सारी पॉलिटिकल पावर आ रही है, तो आपको लगेगा कि भाई बाकी प्रदेश वाले भी तो भारतीय हैं, उनका भी तो अधिकार है। चलिए आपने समाज को बांट दिया, हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू क्रिश्चियन, दलित, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, उनमें सब में बांट दिया। लेकिन अब एक नया वर्ग पैदा हो गया है कि वेदर यू आर ए गुजराती और यू आर नॉट ए गुजराती। तो ये इस बात से पुष्टि होती है, अगर सरकार इसकी वो करे, इसका खंडन करे या गोदी मीडिया इसका खंडन करे, तो हम लोगों को इस बात, क्योंकि हमें तो जो सूचना मिल रही है सोशल मीडिया के, उसके हिसाब से तो 80% जो अरबपति करोड़पति लोग हैं वो गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात का मैं बहुत सम्मान करता हूं और गुजरात के लोगों का भी मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन ये आंकड़ा तो भ्रम पैदा कर रहा है। अच्छा चलिए, एक फिर दूसरा ये पता चलता है कि चीन से अब दोस्ती हमारी बढ़ रही है। अडानी, ये अपने मोदी जी की मीटिंग जो है वो चीन के राष्ट्रपति से हुई है, जिनको पहले झूला झुलाया था, अब उनसे बार बार मीटिंग हो रही है, दोस्ती के वो हो रही हैं। और गोदी मीडिया इस बात पे लगा हुआ है कि ये जो चीन से हमारी दोस्ती हुई है ये देश के हित में है। अब गोदी मीडिया असली बात तो बताता नहीं, बल्कि एक गोदी मीडिया में मैं गया था, मैं जाता जरूर हूं, देखता नहीं हूं उसको दोबारा, केवल अपनी फोटो खींच लेता हूं एक शॉट लेके, उसके बाद देखता नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग भन्नाने लगता है और दिमाग भन्नाने से उम्र कम होती है। इसलिए 100 साल अगर आपको जिंदा रहना हो तो गोदी मीडिया मत देखिए, इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं। तो वहां पे उस दिन भी ये कहा था कि ये जो चीन से एक नया नारा बुलंद हो गया, तो अब ये लगा कि क्या ये जो चीन से दोस्ती की पेंगे बढ़ रही हैं ये केवल अडानी जी को उस प्रकार से लाभ पहुंचाने के लिए बढ़ रही हैं जैसे बांग्लादेश से बढ़ाई गई थी, गोड्डा का प्रोजेक्ट लगाया गया और उसकी वजह से शेख हसीना की कुर्सी चली गई, जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ। अच्छा, ये भी बात छिपाई जा रही है कि जो केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि मोदी जी का दबाव था कि अडानी जी को प्रोजेक्ट दिए जाए, अब एक नई खबर सोशल मीडिया में हो रही है, इसके भी खंडन की आवश्यकता है। अगर ये झूठ है, गोदी मीडिया इसको भी कवर करे, ये सच है कि झूठ है, कि वहां पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट केनियन गवर्नमेंट ने अडानी जी का कैंसिल कर दिया है। ये जो बांग्लादेश की सरकार है उसने भी जो पावर परचेज एग्रीमेंट किया था, जो गोड्डा का प्रोजेक्ट है उसको कैंसिल करने का निर्णय ले लिया है। और क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो चीज बनती है, वैसे तो पावर प्रोजेक्ट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बेनिफिट्स मिलते नहीं, लेकिन पहली बार अडानी जी के लिए मोदी जी ने दिए थे। अब वो क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो सकता तो उसको सारे एग्जम्पशंस भी बरकरार रहेंगे और हिंदुस्तान में भी पावर बेचेंगे। तो अब ये लगता है कि ये जो नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है चीन के अंदर और इसमें चीनी निवेश होगा, ये कंपनी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे लॉजिस्टिक्स के, उनको हैंडल करेगा। तो इसका मतलब यह है कि जैसे पहले हुआ था कि सारी अडानी जी ने विदेश की बड़ी बड़ी कोयला माइंस को खरीद लिया था, अच्छा यहां भी पावर प्रोजेक्ट्स को खरीद लिया, सीमेंट यूनिट्स को खरीद लिया, स्टेट गवर्नमेंट से ये समझौता कर लिया कि जो हमारे कोल माइन से कोल निकलेगा उसको इन पावर प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा और बिजली जो है अडानी पावर बेचेगी। और बाद में ये पर्दाफाश हुआ, बल्कि गुजराती में पर्दाफाश हुआ कि जो एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से
ये कहा गया था कि पावर इस रेट पे खरीदेगी स्टेट गवर्नमेंट अडानी पावर से, लेकिन उसका जो रेट है वो डिपेंडेंट होगा कोयले के दाम पर। और ये भारत सरकार ने एक नया निर्देश निकाल दिया कि जो भी पावर स्टेशन में कोयला यूज होगा उसमें इंपोर्टेड कोल की आवश्यकता होगी, और इंपोर्टेड कोल जो है वो सारा अडानी जी को कोल माइंस उन्होंने खरीद ली। तो बाद में हुआ कि साहब वो जो इंपोर्ट किया था कोयला अडानी जी ने, वो कम दाम पे खरीदा था, और उसके बाद उसमें ओवर इनवॉइसिंग करके और दुनिया भर के हैंडलिंग चार्जेस लगा के गुजरात गवर्नमेंट को ज्यादा दाम पे बेच दिया, जिसको बाद में पकड़ा गया और अडानी जी से वो पैसा वापस मांगा गया। तो क्या ये चीन के अंदर जो प्रोजेक्ट लग रहा है इसके अंदर भी ऐसा ही होगा? क्योंकि देखिए जो हवाला मनी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है ऐसी है कि अगर वो सारे प्रोजेक्ट वो चीनी कंपनी जिसमें अडानी जी का हस्तक्षेप होगा वो करेगी हिंदुस्तान के अंदर, तो एक तो छोटे जो इंजीनियरिंग फर्म्स हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका तो धंधा तो बिल्कुल चौपट हो जाएगा, जैसे काशी के अंदर चौपट हो गया, जैसे बाकी हिंदुस्तान के अंदर चौपट हो गया। हर जगह तो अडानी जी का हस्तक्षेप है। तो अगर इस प्रकार से एक विदेशी कंपनी जिसमें अडानी जी का हाथ है वो यहाँ के लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स को करेगी, तो इसका मतलब यह है कि कितने में करेगी और कितने की इनवॉइसिंग होगी और कितने की ओवर इनवॉइसिंग होगी, उसके माध्यम से कितना मनी लॉन्ड्रिंग होगा और कितना हवाला होगा जो अडानी जी की कंपनी में जाएगा। ये तो बहुत बड़ा रहस्य बन के सामने आ जाएगा, जिसके लिए हिडनबर्ग भी चीखता रहेगा, विदेशी न्यूज़पेपर्स भी चीखते रहेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर 100 साल तक जीना चाहते हैं तो गोदी मीडिया को देखना कम कर दीजिए। कुछ तो आपका, अब जिनकी उम्र हो गई है तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, अगर गोदी मीडिया देखते रहे तो उनके बारे में तो कुछ हो नहीं सकता। जिनकी उम्र कम है, जो अभी 17-18 साल के हैं, मेरा उनसे निवेदन है, मेरा उनसे सुझाव है, अगर आप 100 साल तक जिंदा रहना चाहें तो गोदी मीडिया देखना बंद कर दीजिए। केवल उन लोगों को देखिए, उन चैनल्स को देखिए, उन लोगों को सुनिए जो कि वो चीज बता रहे हैं जो आपको भी महसूस हो रही है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है जो आपको महसूस हो रहा है, महंगाई आपको परेशान कर रही है, बेरोजगारी आपको परेशान कर रही है, जिस प्रकार से सारी संपत्ति बड़े बड़े पूंजीपतियों को जा रही है वो आपको परेशान कर रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में हिंदुस्तान की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है, हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है, और गोदी मीडिया दिखा रहा है कि हर चीज बहुत अच्छी है। वो तो चीन से हमारी दोस्ती को भी एक प्रकार से उसका हाईलाइट कर रहा है, जबकि चीन हमको बार बार धोखा दे चुका है, और विश्व का या हिंदुस्तान का एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये माने कि चीन हमारा दोस्त हो सकता है। लेकिन अब इसके रिपरकशन भी शुरू हो गए। जो पहले मैं कहता था कि रिपरकशन कनाडा और अमेरिका में शुरू ना हो जाएं, क्योंकि अमेरिका कनाडा अब ये देख रहे हैं कि भाई भारत वहां जाके तो हस्तक्षेप कर रहा है, कनाडा के किसी कैनेडियन रेजिडेंट को मारने का आरोप लगा रहा है, और अमेरिका कह रहा है कि वहां पे उनके एक अमेरिकन सिटीजन को मारने का प्रयास हुआ। जबकि अगर वो कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है तो अमेरिकन और कैनेडियन गवर्नमेंट से कहना चाहिए, और अमेरिकन कैनेडियन गवर्नमेंट अपने लॉस के हिसाब से उस पर निर्णय लेगी, वरना तो अराजकता फैल जाएगी, कोई भी देश किसी दूसरे के अंदर घुस के मार देगा। लेकिन अमेरिका ने वहां पे जो हमारे देश से इलीगल लोग गए हैं, जो डोंकी स्कीम से गए हैं, उनको धरपकड़ उनकी करनी शुरू कर दी है, और उसमें लाखों लोग हैं। कनाडा में भी लोग बहुत वर्क परमिट में, वर्क वीजा में रह रहे हैं, और उनका वर्क वीजा जो है 31 दिसंबर को खत्म होने वाला है। तो अगर ये सोचिए, जो लोग हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर नौकरी न मिलने की वजह से अमेरिका और कनाडा गए थे, उनके दिल पे क्या बीतेगी? लाखों रुपए उधार लेके, अपने जीवन के, अपनी जमीन बेच के, सब कुछ करके, लोन लेके अगर वो विदेश गए हैं और विदेश से उनको भगा दिया जाए। अब जैसे बता रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो 10 लोग रोज पकड़े जा रहे हैं, जो वहां इलीगली रह रहे हैं, उसमें 5 गुजराती हैं। और हम लोग तो ये सोच रहे थे कि गुजरात मॉडल इतना सफल मॉडल है कि वहां सबको नौकरी मिल रही है, वहां तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाकी देश के, पूरे देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन समेट के गुजरात के अंदर जरूर समेट दिया गया। इसके बावजूद अगर गुजरातियों को नौकरी नहीं मिल रही है और वो जाके अमेरिका कनाडा में लीगली जा रहे हैं और उनको वहां पकड़ के हिंदुस्तान वापस भेजा जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या की बात है। अच्छा, गोदी मीडिया आपको ये भी नहीं बताएगा, गोदी मीडिया आपको बताएगा कि जो महाराष्ट्र के अंदर है वो महाविकास अघाड़ी में मतभेद है, महायुति में भी नहीं है। अब आपको नई नई खबर मिली होगी, नवाब मलिक साहब जो पहले कांग्रेस एनसीपी में थे और वो बड़े मुखर वक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के और शाह जी के, बहुत मुखरता से बोलते थे, खुलेआम चैलेंज करते थे। फिर उनको एक फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया गया, काफी लंबा रखा गया, जैसे बाकी
सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को, केजरीवाल को, अनिल देशमुख को, संजय राउत को, सबको रखा गया था, उनको भी रखा गया। खैर, फिर उसके बाद क्योंकि अजीत पवार उधर चले गए और नवाब मलिक भी उधर चले गए तो उनको छोड़ दिया गया और कोर्ट ने कहा कि इन पे कोई केस नहीं बनता। उसके बाद अमित शाह जी ने डिसाइड किया दिल्ली में बैठ के कि एनसीपी अजीत पवार के कैंडिडेट्स कौन होंगे और शिंदे साहब के कैंडिडेट्स कौन होंगे, और कौन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एनसीपी और एकनाथ शिंदे के पार्टी सिंबल पे लड़ेगा, क्योंकि उनको भी अपनी सीटें ज्यादा दिखानी है, लेकिन चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और अमित शाह जी को अपने लोग। तो ये दिखाया गया कि नवाब मलिक को तो टिकट नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी, उनकी बेटी को जरूर टिकट दे देगी। अच्छा, नवाब मलिक साहब ने खुलेआम अनाउंस कर दिया है कि वो सारी चीजों को धता बताते हुए वही इलेक्शन लड़ेंगे और कह रहे हैं 28 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अब नवाब मलिक साहब अगर ओपनली चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा आपको, तो आप एक तरफ तो देखेंगे जो वास्तविकता है कि नवाब मलिक को कहा जा रहा है कि नहीं, तुम्हारा क्योंकि दाऊद इब्राहिम से संबंध था इसलिए हम तुम्हें टिकट नहीं देंगे या देने देंगे अजीत पवार को, लेकिन उनकी बेटी को टिकट दे देंगे और बाद में नवाब मलिक वहां इलेक्शन लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे, क्योंकि वो उनका स्ट्रांग होल्ड है और वो एक प्रकार से देवेंद्र फडणवीस के विरोधी हैं। लेकिन ये आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया ये भी नहीं दिखाएगा कि वहां पे अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है महायुति का मामला। वहां पे एकनाथ शिंदे ये समझ रहे हैं कि अगर उनको 85 सीटें जो उद्धव ठाकरे को महाविकास अघाड़ी ने दी है उससे कम मिल जाएंगी, तो जितना उनका शिव सैनिक है वो तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने में जुट जाएगा, फिर एकनाथ शिंदे के पास कौन रह जाएगा। शरद पवार अपने अलग दांव कर रहे हैं, उन्होंने अजीत पवार को अपनी बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही समेट के रख दिया है और उन्हीं के सगे भाई के बेटे को अजीत पवार के खिलाफ खड़ा कर दिया, तो अजीत पवार की भी स्थिति खराब हो गई है। एकनाथ शिंदे के खिलाफ आनंद दिघे साहब के भतीजे, जो आनंद दिघे साहब जो एकनाथ शिंदे के गुरु थे और जो एक प्रकार से अगर बाला साहब ठाकरे के कद का कोई नेता था महाराष्ट्र के अंदर तो आनंद दिघे थे ठाणे के, उनके भतीजे को खड़ा कर दिया तो वहां भी उन्होंने मुश्किल पैदा कर दी है। तो जिस प्रकार से लेकिन ये बात गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, और क्योंकि गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा इसलिए आपके मस्तिष्क पे दबाव पड़ेगा कि यार असलियत कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है, तो उससे आपकी उम्र कम होगी। तो अगर आपको 100 साल से जिंदा रहना है तो आपको गोदी मीडिया को छोड़ देना पड़ेगा और उन्हीं ओटीटी प्लेटफॉर्म को देखना पड़ेगा जिनसे आपको लगता है कि आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, जो वास्तविकता के करीब है। अच्छा, इसके बाद अब ये स्थिति हो गई है कि तेलंगाना में और कर्नाटका में अभी तक तो ये हो रहा था कि कांग्रेसी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी में जाते थे, अब ये स्थिति पैदा हो गई है कि कर्नाटका के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और विधायक और पूर्व मंत्री कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब जहां अभी तक ऑपरेशन लोटस होता था अब वहां ऑपरेशन हस्त हो रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं। कर्नाटका में जहां पे कांग्रेस की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के येदियुरप्पा साहब के बेटे को जो अध्यक्ष बनाया गया उनके खिलाफ विद्रोह पनप रहा है, लेकिन गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। अच्छा, तेलंगाना के अंदर भी यही स्थिति है। तेलंगाना के अंदर जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो अपनी स्थिति को स्ट्रांग करते चले जा रहे हैं और वहां भी बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो कांग्रेस की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। अच्छा, एक नया ये भी आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। अच्छा, बिहार के अंदर आप देखिए, झारखंड के अंदर आप देखिए, गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहले तो एक यात्रा निकालते हैं 4 जनपदों से और वो सारे जनपद वो चुनते हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड होते हैं और उसके अंदर वो खुलेआम धमकियां देते हैं, आरोप लगाते हैं और उसके बाद वो देश को विभाजित करने, जो उनके संवैधानिक कर्तव्यों के विरुद्ध है, जिसकी उन्होंने शपथ खाई है, लेकिन क्योंकि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, न चुनाव आयोग कुछ करेगा, ना उनपे कोई केस दर्ज होगा और ना सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा और ना भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग करेंगे, क्योंकि वो तो चाहते हैं इस प्रकार की चीज हो। अच्छा, उसके बाद वो अब एक और उन्होंने स्टेटमेंट दे मारा है, कोई एक थप्पड़ मारे मुसलमान, अब मुसलमान नाम लेके कह रहे हैं उनको 100 थप्पड़ मारो, फरसे खरीदो, गणासे खरीदो, गोली खरीदो, बारूद खरीदो। ये तो एक देश विरोधी काम है, संविधान विरुद्ध काम है, लेकिन गिरिराज सिंह इसको कर रहे हैं और आरएसएस भी महाराष्ट्र के अंदर इसका सहयोग कर रहा है। कटेंगे तो बटेंगे, अरे कटेंगे बटेंगे तो इसका मतलब यह है कौन ना बटे। हम तो कह रहे हैं कि भारत के 142 करोड़ लोग, जो टोटल 142 करोड़ लोग हैं, वो ना बटे, वरना कट जाएंगे, वरना चीन और पाकिस्तान हमको घेर लेंगे। चीन हमको बेवकूफ जरूर बना रहा है, लोग बेवकूफ इसलिए बन रहे हैं कि अडानी जी का प्रोजेक्ट वहां आ रहा है, लेकिन अगर 142 करोड़ लोगों में भेद बढ़ गया,
हिंदू मुसलमान का भेद पड़ गया, दलित और सवर्ण का भेद पड़ गया, हिंदू सिख का भेद पड़ गया, तो भारतवर्ष कमजोर हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, हमें सिखों से कोई मतलब नहीं, हमें दलितों से कोई मतलब नहीं, हमारे तो केवल दलित और ओबीसी तभी तक हिंदू हैं जब तक चुनाव होता है। अरे भैया, जिस देश के अंदर कितनी जातियां हैं, कितनी उपजातियां हैं, कितने गोत्र हैं, और कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे, तो भैया ये जिन्होंने बांटा है, बटेंगे तो कटेंगे जो नारा लगाते हैं, इन्हें बांटा किसने है? अगर एक नारा लगाया जाए कि भाई अंतर जातीय, अंतर धार्मिक विवाह किए जाएं, जिससे कि एक दो जनरेशन के बाद धर्म और जाति का विभेद बिल्कुल खत्म हो जाए, उसका तो विरोध करते हैं, उसको तो लिंच कर देते हैं। तो एक प्रकार गिरिराज सिंह जो कर रहे हैं, एक प्रकार से चुनौती पेश कर रहे हैं वो नीतीश कुमार के लिए। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? क्या असेंबली इलेक्शन के पहले वो नीतीश कुमार की मजबूरी का फायदा उठाकर उनको मजबूर कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं? जैसे पहले उन्होंने चिराग पासवान को चुनाव लड़ा के नीतीश कुमार की सीटें कम करा दी थी और भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा बढ़ा दी थी। अब क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो ही वोट बैंक है जो लालू प्रसाद यादव का, आरजेडी का है, उन्हें भी मुसलमान वोट देता है। लेकिन अगर इस प्रकार से गिरिराज सिंह, जो कि जनता दल यूनाइटेड के अलायंस पार्टनर बीजेपी के सक्रिय नेता हैं और मंत्री हैं, अगर वो इस प्रकार से मुसलमानों को ललकारेंगे और धमकाएंगे, तो जो मुसलमान पहले नीतीश कुमार के पास जाता था वो आरजेडी के पास चला जाएगा और नीतीश कुमार तो खत्म हो जाएंगे। भाई, बीजेपी के पास तो चलिए सवर्ण वोट बैंक है, कुछ ओबीसी वोट बैंक है, कोई अति पिछड़े हैं, थोड़े बहुत तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक है वो बेसिकली अति पिछड़े, अति दलित और मुसलमानों का है। तो मुसलमान के हट जाने से भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच में लड़ाई होगी, जेडीयू तो खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये अब नीतीश कुमार को भी बाध्य कर रहे हैं कि आप निर्णय लीजिए और इधर रहिए या उधर रहिए, वरना विधानसभा में हम आपको निपटा देंगे। लेकिन गोदी मीडिया आपको ये नहीं बताएगा, और क्योंकि गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा तो आपको ये बिहार वालों को परेशानी होगी कि असलियत ये क्यों नहीं बता रहे हैं। अच्छा, एक और खबर उड़ रही है झारखंड के अंदर, क्योंकि जो उड़ीसा के गवर्नर साहब हैं, जो पहले झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनकी बहू इलेक्शन लड़ रही है झारखंड में। तो ये पता चल रहा है वो स्कॉर्पियो गाड़ी में रात को निकलते हैं और वोटर्स को प्रभावित करते हैं। इसके बावजूद कि वो गवर्नर पद पे बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, तो वो भी अपना संवैधानिक रोल, और इसकी चुनाव आयोग पे शिकायत कर दी गई है। लेकिन जैसे एज यूजुअल है, उनकी कोई शिकायत पे कार्रवाई नहीं होगी और जो अपोजिशन वाले हैं उन पे कार्रवाई होगी, तो देश का लोकतंत्र खतरे में। लेकिन ये गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। तो गोदी मीडिया को जितना आप देखना कम करेंगे उतनी आपकी उम्र बढ़ेगी, ये मेरा अनुभव बताता है। इसके बावजूद कि न तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं, न मैं डॉक्टर हूं, न मैं योगाचार्य हूं, ये सब चीजों से दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैंने अपने जीवन के अनुभव से जो सीखा है, अगर आपको लंबा जीवन प्राप्त करना है, खुश रहना है और दिमाग के अंदर मतिभ्रम पैदा नहीं करना है, तो आप कृपा करके गोदी मीडिया को देखना छोड़ दें और केवल उन ओटीटी प्लेटफॉर्म और यूट्यूब को देखें जो वास्तविकता को दिखा रहे हैं, जो सच्ची खबरों को दिखा रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में मतिभ्रम पैदा न हो और आपकी उम्र कम ना हो। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा, देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।